रूस की वायुसेना बिखर रही है। अभी इसी वक्त युद्धक विमान हवा में ही फेल हो रहे हैं। उनके इंजन बंद हो रहे हैं। उड़ान भरते समय विमान से बम गिर रहे हैं और कुछ मामलों में रूस अपने जेट बिना यूक्रेन के एक भी गोली चलाए खो रहा है। यही वो वायुसेना है जिसे आसमान पर राज करना था, लेकिन इसके बजाय ये खुद ही टूट रही है। और यही बात इसे एक ऐतिहासिक विफलता बनाती है जिसे पुतिन छुपा नहीं सकते, क्योंकि जब रूस ने फरवरी 2022 में अपनी तथाकथित विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू की थी तो आसमान में नतीजा तय सा लग रहा था। पश्चिमी विश्लेषकों ने सोचा था कि रूस कुछ ही दिनों में हवाई क्षेत्र पर हावी हो जाएगा। रूसी एरोस्पेस फोर्सेज ने युद्ध में करीब 1500 लड़ाकू विमानों के साथ हिस्सा लिया, जो यूक्रेन के युद्ध पूर्व बेड़े से 12 गुना ज्यादा था। इसने SU-35, SU-30, SM और SU-34 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों को तैनात किया, जिन्हें लंबी दूरी की हवाई रक्षा प्रणालियों, रणनीतिक बम वर्षकों और हवाई रडार प्रणालियों का समर्थन प्राप्त था। अनुमानों के मुताबिक यूक्रेन की वायुसेना एक हफ्ता भी नहीं टिकती। हालात इसलिए भी खराब थे क्योंकि यूक्रेन का बेड़ा सोवियत दौर के पुराने विमानों का एक बेतरतीब मिश्रण था, जिनमें से कई का बरसों की कम फंडिंग के कारण ठीक से रख रखाव नहीं हुआ था। लेकिन वायु श्रेष्ठता हासिल करने की राह में एक अजीब बात हुई। रूस ने अपेक्षा से अधिक खराब प्रदर्शन किया है और युद्ध के 4 सालों में उसकी वायुसेना लगातार कमजोर हुई है। देखिए, रूसी वायु और अंतरिक्ष बल या VKS इस युद्ध में एक बुनियादी समस्या के साथ उतरे थे। उसका सैन्य सिद्धांत सिर्फ रक्षात्मक मॉडल पर आधारित था। रूसी पायलटों को नियंत्रकों के मार्गदर्शन में खतरों को रोकने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, न कि विवादित हवाई क्षेत्र में आक्रामक अभियानों के लिए। जब रूसी वायुसेना को ऐसे देश के ऊपर गहरे घुसपैठ मिशन उड़ाने के लिए मजबूर किया गया, जो आधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, मैन पैड्स, रडार नेटवर्क और लगातार सक्षम होते पश्चिमी लड़ाकू विमानों से लैस था, तो रूसी विमानन में ऐसी संरचनात्मक कमजोरियां सामने आईं जिन्हें कितने भी विमान छुपा नहीं सकते थे। यूक्रेनी हवाई रक्षा को दबाने में असमर्थ होने के कारण रूसी जेट विमानों ने दूरी बनाकर हमला करने की रणनीति अपना ली। मिशन कभी नहीं रुके। अब वही रूसी बेड़े को भीतर से खत्म कर रहे हैं। VKS की बिगड़ती हालत की सबसे स्पष्ट झलक मार्च 2026 में मिली, जब यूक्रेनी ओएसेंट समूह ओएसेंट फ्लो ने एक गोपनीय रूसी सैन्य उड़ान सुरक्षा रिपोर्ट प्रकाशित की, जो 29 दिसंबर 2025 से 18 जनवरी 2026 तक केवल 3 हफ्तों के अभियानों को कवर करती थी। मॉस्को ने इस दस्तावेज को आधिकारिक रूप से नहीं स्वीकारा, लेकिन इसमें रूसी सैन्य आंतरिक रिपोर्टिंग की सभी विशेषताएं थीं। रूसी वायुसेना का अनौपचारिक टेलीग्राम चैनल फाइटर बॉम्बर, जो अक्सर यूक्रेनी दावों का खंडन करता है, ने भी इस दस्तावेज पर सवाल नहीं उठाए। और जो कुछ यह दस्तावेज उजागर करता है वो चौंकाने वाला है। 3 हफ्तों से भी कम समय में रूसी सैन्य विमानन ने कम से कम 18 हवाई अड्डों और ठिकानों पर 24 अलग अलग घटनाओं को दर्ज किया। ये यूक्रेन की ओर से हुई लड़ाकू क्षति नहीं थी। यूक्रेन तो रूस के भीतर तक ड्रोन हमले करने की साहसी कोशिशें कर रहा था। इसके बजाय ये लगभग सभी यांत्रिक खराबी, चालक दल की गलतियां और संरचनात्मक समस्याएं थीं, जिनकी वजह से विमान गिर गए बिना एक भी यूक्रेनी मिसाइल दागे। और सबसे आम समस्या, साधारण इंजन फेल होना। वास्तव में दर्ज की गई 24 घटनाओं में से 9 में एक जैसी 2 कॉकपिट चेतावनियां शामिल थीं। तेल में धातु के कण और कम तेल दबाव, जिसके बाद थ्रॉटल कम करना, इंजन बंद करना और एक इंजन के सहारे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। प्रभावित विमानों में Su-34 और Su-30 SM से लेकर Su-35 S तक और यहां तक कि AN-124 और EL-76 जैसे परिवहन विमान भी शामिल हैं। पूरी तरह से अलग अलग एयरफ्रेम्स पर, अलग अलग बेस पर और बिना किसी सामान्य मिशन प्रकार के एक जैसी विफलता देखी गई। ये पैटर्न पूरे रूसी वायुसेना में प्रणालीगत रखरखाव और औद्योगिक पतन के सभी लक्षण दिखाता है। दस्तावेज में सबसे गंभीर प्रविष्टि Su-30 SM 2 टेल नंबर 91 से संबंधित है। 4 जनवरी 2026 को इस विमान ने उड़ान के दौरान तेल में धातु के बुरादे की चेतावनी और दाहिने इंजन की चेतावनी को ट्रिगर किया। दाहिना इंजन बंद कर दिया और केवल एक इंजन के साथ मिलिरोवो एयरबेस पर लैंड किया। 5 दिन बाद
उसी विमान पर एक रिपोर्ट में दिखाया गया कि उसे वही समस्या फिर से हुई, वही इंजन, वही चेतावनी और मिलीरोवो में एक ही इंजन के साथ लैंडिंग। यह कहना सही होगा कि रूस ने मरम्मत में गड़बड़ी की और विमान को बिना मूल समस्या ठीक किए ही कथित रूप से सक्रिय सेवा में वापस भेज दिया। एविएशन एक्सपर्ट अनातोली क्रापचिंस्की ने 2025 के इंटरव्यू में व्यापक समस्याओं की ओर इशारा किया था। रूस की यूक्रेन की मोटर सीच और इवचेंको प्रोग्रेस इंजन निर्माता कंपनियों तक पहुंच खो जाना 2014 में रूस के एविएशन सेक्टर, विशेषकर ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर फ्लीट्स पर गंभीर असर पड़ा और तब से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोग्राम को लगातार मुश्किलें आ रही है। सू-30 SM-2 टेल 91 की बार बार विफलता दरअसल फोर्स के भीतर मेंटेनेंस और सपोर्ट से जुड़ी चुनौतियों का एक स्पष्ट उदाहरण है। फिर बात हैरत अंगेज से आगे बढ़कर हास्यास्पद हो गई। 3 जनवरी 2026 को यूक्रेन के खिलाफ एक कॉम्बैट मिशन पर जा रहा एक सू-34 ऐसी घटना का शिकार हुआ जो लगभग असंभव सी लगती है। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, एक FAV-500 गाइडेड ग्लाइड बम बिना आदेश के गिर गया। UMP के गाइडेंस किट से लैस बम टेक ऑफ की दिशा में रनवे से कुछ 100 फीट आगे जा गिरा। हैरानी की बात यह थी कि पायलट ने मिशन वैसे ही जारी रखा जैसे उन्होंने अभी अभी दूर से यूक्रेन पर हमला करने वाले गोला बारूद नहीं खोया हो। यह कोई अकेली घटना भी नहीं थी। निगरानी संस्था एस्टा ने 2026 में 5 मार्च तक कम से कम 10 रूसी हवाई बमों के रूस या रूस के कब्जे वाले इलाकों में गिरने का पता लगाया है, जबकि 2025 में कम से कम 143 और 2024 में 165 ऐसी घटनाओं को दर्ज किया गया था। पता चलता है कि ग्लाइड बम, जो शायद रूस का मुख्य आक्रामक हथियार है, अब अपनी ही जमीन पर गिरने की घटनाएं कम होती जा रही हैं। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि एक Mi-8 हेलीकॉप्टर 2 जनवरी 2026 को रात के युद्ध मिशन के बाद कब्जे वाले क्रीमिया के जाकोई स्थित अपने बेस पर लौटा, जब टेल बूम पर 2 तेज धमाके हुए और नियंत्रण पूरी तरह खो गया। क्रू ने तीसरे प्रयास में फिक्स्ड विंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसे लैंड कराया, जो कि आमतौर पर उन विमानों के लिए आरक्षित एक खतरनाक रिकवरी होती है जिनकी टेल रोटर पूरी तरह से काम नहीं कर रही होती। पोस्ट फ्लाइट निरीक्षण में टेल बूम में लगभग 1 फुट बाय 1 फुट का छेद, कटी हुई केबल लाइनें, नष्ट हुआ HF रेडियो एंटीना और एक चपटा धातु का टुकड़ा मिला। प्रिंटर पेपर के आकार का टुकड़ा कार्गो कैबिन में मिला, जो स्लाइडिंग डोर चीरकर कॉकपिट की बख्तरबंद प्लेट से टकराया। OSINT फ्लो ने आकलन किया कि नुकसान रूसी एयर डिफेंस मिसाइल के टुकड़े से हुआ, न कि यूक्रेनी बलों के साथ लड़ाई से। रूसी एयर डिफेंस ने शायद अपना ही हेलीकॉप्टर गिरा दिया। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। रूस को दुनिया की सबसे उन्नत एंटी एयर प्रणालियों में से एक माना जाता है, क्योंकि उसने दशकों तक ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं जो अमेरिकी डिजाइनों की बराबरी करते हैं। एंटी एयर सिस्टम्स ने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया, लेकिन अपने सहयोगी विमानों को गिराना बेहद शर्मनाक है। बिल्कुल, ओसेंट फ्लो रिपोर्ट की 3 हफ्तों की अवधि में ऐसे और भी कई तथाकथित घटनाएं हुई थी, जिसमें एक सू-35S शामिल है, जिसने टैक्सी करते समय अपने ही हार्डन शेल्टर के गेट से टकराकर अपने किबनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड को नुकसान पहुंचाया, और एक MiG-31 BM जिसका ड्रैग शूट फेल हो गया और मुख्य लैंडिंग गियर का टायर फट गया। रात के युद्ध मिशन में K-52M हेलीकॉप्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया, जिससे उसे फील्ड में मजबूरी में लैंडिंग करनी पड़ी। और एक 134A ट्रांसपोर्ट, जिसकी कमांडर की विंडस्क्रीन उड़ान के सिर्फ 13 मिनट बाद ही टूट गई। इनकी गंभीरता और स्पष्ट समानताओं को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि रूस का एयर फ्लीट उन परिस्थितियों में संचालन करने और उड़ानें भरने की कोशिश कर रहा है जिनके लिए इसे कभी डिजाइन नहीं किया गया था। उदाहरण के लिए, रूसी वायुसेना 2015 की सीरिया अभियान के बाद से अपने विमानों को बहुत तेज गति से उड़ा रही है, और ये गति फरवरी 2022 के बाद कई गुना बढ़ गई है। 2024 की रैंड कॉरपोरेशन की विश्लेषण के अनुसार VKS अपने विमानों को उनकी निर्धारित वार्षिक उड़ान घंटों से लगभग 2 से 4 गुना अधिक उड़ा रही थी। अब सामान्य शांतिकालीन उपयोग में सू-35S जैसे विमान के सैटर्न AL-41F एक S इंजन की पूरी मेंटेनेंस जांच लगभग
1000 उड़ान घंटों के बाद की जाती है। असली युद्ध में विमान को रडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ना, भू आकृति के मुताबिक उड़ना, ग्लाइड बम गिराकर जल्दी यूक्रेनी क्षेत्र से बाहर निकलने और दुश्मन की एंटी एयर डिफेंस से बचने के लिए आफ्टर बर्नर व तेज मोड़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। मेंटेनेंस अंतराल अचानक 1000 से घटकर सिर्फ 700 या 500 उड़ान घंटे रह जाता है। रैंड का अनुमान है कि ज्यादा इस्तेमाल से रूस हर साल करीब 26 विमान खोता है, जो युद्ध में नहीं बल्कि धातु की थकान और घिसावट के कारण जमीन पर स्थायी या अर्धस्थायी रूप से रह जाते हैं। 2023 के अंत तक ऐसे अनुमानित नुकसान वाले विमानों की संख्या पहले ही लगभग 60 हो चुकी थी। अब तक यह आंकड़ा काफी ज्यादा हो गया है और रूस के लिए स्थिति और भी खराब हो जाती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस संगठन ORYX ने कम से कम 40 Su-34-8 तक Su-30-5 कुल मिलाकर कम से कम 170 फिक्स्ड विंग विमान और लगभग 170 हेलीकॉप्टरों के नष्ट या कब्जा होने की दृश्य पुष्टि की है। रूस की महंगी संपत्तियां भी सुरक्षित नहीं है। यूक्रेन ने कम से कम 2 बेरीव A-50 यू रडार विमान गिराए, जिनकी कीमत करीब $300 मिलियन प्रति विमान है। अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए पेट्रियट सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइलों और सोवियत युग के S-200 लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली के संयोजन का उपयोग करते हुए, जो रडार बंद रखकर मिसाइल दागने के असामान्य तरीकों से चलाई जा रही थी। A-50 विमान अपूरणीय है क्योंकि रूस के पास न औद्योगिक क्षमता है, न ही प्रतिबंधों के कारण जरूरी पुर्जे आयात कर सकता है। अंतिम प्रहार जून 2025 में हुआ, जब यूक्रेनी ड्रोन ने रूस की गहराई में स्थित 5 रूसी एयरबेसों पर हमला किया, जहां सक्रिय रणनीतिक बमवर्षक तैनात थे। एक ही रात में कम से कम 2 Tu-22M और 4 Tu-95 बमवर्षक नष्ट या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। ये संपत्तियां न केवल सैकड़ों मिलियन डॉलर की है, बल्कि रूस जिनसे परमाणु प्रतिरोध के जरिए अपनी ताकत दिखाता था, उन मुख्य तरीकों में से एक भी थी। ऑपरेशन स्पाई रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पाइडर वेव ने कुल मिलाकर लगभग 40 सैन्य विमानों को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया, जिसमें सिर्फ तैयार विमान ही नहीं बल्कि रूस की उत्पादन क्षमता को भी निशाना बनाया गया। इन लक्ष्यों पर हमला करने की यूक्रेन की क्षमता और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि संख्या में अधिक दुश्मन के खिलाफ अपनी रक्षा करने की उसकी क्षमता पश्चिमी विमानों के लगातार आगमन से काफी बढ़ गई है। 2024 से पहले यूक्रेन पुराने सोवियत युग के MiG-29, Su-27 और Su-25 विमानों का बेड़ा उड़ा रहा था, जिन्हें रूस अच्छी तरह से जानता था और जिनकी सामरिक सीमाएं भी अच्छी तरह समझी जाती थीं। लेकिन नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और बेल्जियम से F-16 की डिलीवरी ने समीकरण बदलना शुरू किया। मई 2025 में नीदरलैंड ने 24 F-16 विमान दिए, नॉर्वे ने 14 विमान दिए, डेनमार्क ने 19 और बेल्जियम ने 2028 तक 30 विमान देने का वादा किया। फ्रांस ने फिर 2025 के दौरान 6 मिराज 2005 विमान भेजे और स्वीडन ने अक्टूबर 2025 में 150 तक SAR-JAS 39 ग्रिपेन विमानों के निर्यात की संभावना तलाशने के लिए एक आशय पत्र की घोषणा की। F-16 और मिराज विमानों का रूसी क्रूज मिसाइलों को रोकने में पहले ही इस्तेमाल हो चुका है। इन विमानों ने यूक्रेन को नाटो मानक एवियोनिक्स, रडार और दृश्य सीमा से परे मार करने वाली मिसाइल क्षमता दी, जो सोवियत युग के जेट्स नहीं दे सकते थे। रूस ने युद्ध में पहली बार खुद को ऐसे जेट विमानों का सामना करते हुए पाया जिनका मुकाबला कैसे करना है, इसकी उसे असल में कोई जानकारी नहीं थी। यूक्रेनी पॉइंट डिफेंस नेटवर्क्स जैसे पैट्रियट, नेसाम्स और आईरिस-T ने उस अनिश्चितता के साथ रूसी पायलटों को संघर्षग्रस्त हवाई क्षेत्र में जाने से और हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पश्चिमी उपकरण और रणनीतियां यूक्रेन में क्या बदलाव ला रही हैं, तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम रोज वीडियो पोस्ट करते हैं जो युद्ध और वैश्विक भू राजनीतिक अपडेट्स कवर करते हैं। अब यूक्रेन की एवियोनिक्स में प्रगति से आगे रूस की सिद्धांतगत प्रतिक्रिया पश्चिमी विश्लेषकों के लिए एक विवाद का विषय रही है। यूक्रेन पर हवाई दबदबा बनाने का कोई तरीका न होने के कारण और जब शुरुआती महीनों में ऐसा करने का सबसे अच्छा मौका था, तब भी असफल रहने के बाद रूस ने ग्लाइड बमों पर और भी ज्यादा निर्भरता बढ़ा दी। ये सोवियत युग के फैब 500,
फैब 1500 और फैब 3000 बम है, जिन्हें गाइडेंस और विंग किट्स के साथ 20-30 मील दूर से गिराया जा सकता है और विमान तुरंत लौट सकते हैं। 2023 की शुरुआत में हर हफ्ते कुछ दर्जन बमों की लगातार बारिश से शुरू होकर हालिया अनुमान बताते हैं कि 2025 के अंत तक रूस ने पूरे मोर्चे पर रोजाना 100 तक बमों का इस्तेमाल किया। इस रणनीति ने यूक्रेनी ठिकानों पर सैन्य असर दिखाया, लेकिन ग्लाइड बम हमले उड़ान घंटे नहीं घटाते। टेक ऑफ, लॉन्च जोन जाना, हथियार गिराना और बेस लौटना, हर चरण में घिसावट होती है। रूस ने पायलटों के लिए खतरा घटाकर ऑपरेशनल टेम्पो बनाए रखने का तरीका शायद ढूंढ लिया हो, लेकिन इंजनों की घिसावट कम करने का तरीका नहीं। लीक हुई फ्लाइट सेफ्टी रिपोर्ट यह दुखद रूप से स्पष्ट कर देती है। 3 हफ्तों में 9 इंजन फेल होना, वो भी उन विमानों में जो मुख्य रूप से ग्लाइड बम डिलीवरी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सीधे तौर पर एक जर्जर बेड़े को ऐसी दर पर जिसे लंबे समय तक बनाए रखना संभव नहीं उड़ाने का नतीजा है। और रूस की उन विमानों को बदलने या मरम्मत करने की क्षमता भी खुद बेड़े के साथ साथ ढह रही है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की नवंबर 2025 की रिपोर्ट, जिसका नाम था सुखोई उत्पादन में कमजोरियां, ने विनिर्माण संकट को विस्तार से बताया। रूस ने 2022 में सिर्फ 934 बनाए, 2023 में यह संख्या बढ़कर 13 हो गई और 2025 के लिए लक्ष्य सिर्फ 17 का है। 2024 में ऑर्डर किए गए 12 में से 10 Su-35S की डिलीवरी हो चुकी है। इस तरह Su-30, Su-34 और Su-35 विमानों का वार्षिक उत्पादन मिलाकर लगभग 20 विमान प्रति वर्ष है। ओरिक्स रिपोर्टों की आवृत्ति के आधार पर यह पुष्टि हुए युद्ध नुकसान की भरपाई के लिए भी काफी नहीं है। ओवर यूज से हुए अनुमानित नुकसान की तो बात ही छोड़े। लेकिन असली समस्या ये है, रूस की बढ़ती अलगाव उत्पादन, विदेशी मशीन, टूल्स, विशेष इलेक्ट्रॉनिक्स और कुशल इंजीनियरों पर निर्भर है, जिनमें से कई देश छोड़ चुके हैं। प्रतिबंधों ने उस सटीक निर्माण उपकरण तक पहुंच को बाधित कर दिया है जो उत्पादन लाइनों को चालू रखता है। एक महत्वपूर्ण सुविधा में SODIC की जापानी CNC मशीनें 2017 में स्थापित की गई थी और 10 वर्षों तक सटीकता की गारंटी दी गई है। रूस अब उनके लिए कानूनी रूप से प्रतिस्थापन या स्पेयर पार्ट्स प्राप्त नहीं कर सकता। समय पहले ही खत्म होता जा रहा है। नवंबर 2025 में डिफेंस मैगजीन द्वारा वर्णित रक्षा उद्योग का संकट और भी गहरा है। रूसी रक्षा उद्यम उस स्थिति में काम कर रहे हैं जिसे आंतरिक दस्तावेजों में मैनुअल कंट्रोल मोड कहा गया है, जो एक प्रकार का शिष्ट शब्द है जिसका अर्थ है कि कंपनियां टिकाऊ संचालन के बजाय एक के बाद एक कर्ज संकट से निपट रही हैं। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, जो Su-35 से लेकर Tu-95 बॉम्बर्स तक हर रूसी लड़ाकू विमान के उत्पादन की देखरेख करती है, सैकड़ों मुकदमों में उलझी है जो बिना भुगतान वाले ठेकेदारों से जुड़े हैं। रक्षा अनुबंध 2019 में तय की गई कीमतों पर पूरे किए जा रहे हैं, जबकि घटकों की लागत एक आंतरिक पत्राचार के अनुसार दर्जनों या यहां तक कि 100 गुना तक बढ़ गई है। हर डिलीवरी पर कंपनियों को घाटा हो रहा है। युद्ध के लिए जबरन भर्ती से उत्पादन लाइनों से तकनीकी कर्मचारी हट गए हैं। निर्यात बाजार, जो पहले भारत, मिस्र, अल्जीरिया और वियतनाम जैसे देशों को लागत से कम डिलीवरी की सब्सिडी देता था, अब लगभग खत्म हो चुका है। नतीजतन जेम्सटाउन फाउंडेशन के अनुसार 2021 और 2024 के बीच रूस के हथियारों का निर्यात अनुमानित रूप से 92% तक गिर गया है। मिस्र ने अपना Su-35 अनुबंध रद्द कर दिया। भारत ने रूसी Su-57 के बजाय फ्रांसीसी राफेल को चुना। यहाँ तक कि वे देश भी जो अभी भी नाम मात्र रूप से रूसी विमानों में रुचि रखते हैं, अब अपने फैसले पर दोबारा सोचने लगे हैं, क्योंकि अब ये काफी स्पष्ट हो गया है कि रूस न तो डिलीवरी की समय सीमा की गारंटी दे सकता है और न ही स्पेयर पार्ट्स की। Su-57 के निर्यात की संभावनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। Su-75 चेकमेट लाइट स्टेल्थ फाइटर, जिसे रूस ने F-35 के जवाब में पेश किया था, को अब तक कोई खरीदार नहीं मिला है। इसका संभावित ग्राहक बेलारूस है, जो प्रीमियम बाजार नहीं है। फिर चीन का मुद्दा भी है। 2 दशकों तक चीन रूस के सबसे अच्छे ग्राहकों में से एक रहा, जिसने Su-30M के फाइटर खरीदे और जेट इंजन तकनीक को सीखने के लिए संघर्ष किया, जो उसके पास अभी नहीं थी। आज चीन J-25
5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर और निर्यात के लिए J-35 बना रहा है और अपने चौथी पीढ़ी के फाइटर विमानों को विदेशों में सक्रिय रूप से बेच रहा है। अब तक केवल पाकिस्तान ने J-10C की डिलीवरी ली है, जबकि ईरान, मिस्र, इंडोनेशिया और UAE जैसे देशों ने इसमें रुचि दिखाई है या संभावित सौदों की तलाश की है। जो देश पहले सस्ते जेट के लिए मॉस्को जाते थे, अब बीजिंग से वही लाभ पा रहे हैं और उसकी सप्लाई चेन पश्चिमी प्रतिबंधों से सुरक्षित है। रूस की कमजोर स्थिति के कारण पश्चिमी सैन्य विमानन का सस्ता विकल्प और उसका निर्यात राजस्व दोनों घट गए हैं, जिससे अगली पीढ़ी के विकास में बाधा आई है। रूस का नागरिक विमानन उद्योग भी इसी तरह की गिरावट को दर्शाता है और ये दोनों क्षेत्र जितने अलग दिखते हैं उससे कहीं अधिक आपस में जुड़े हुए हैं। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन सैन्य और नागरिक विमान निर्माण दोनों नियंत्रित करती है, जिससे प्रबंधन, बजट और नियुक्तियां दोनों क्षेत्रों पर असर डालती हैं। 2022 में रूसी सरकार ने 2030 तक रूसी एयरलाइनों के लिए 1000 से अधिक नए नागरिक विमानों का एक साहसिक लक्ष्य घोषित किया। तब से बीते 3 सालों में रूसी फैक्ट्रियों ने सिर्फ 13 नागरिक विमान बनाए। 2025 में रूस ने 15 नियोजित विमानों में से केवल एक व्यावसायिक विमान ही डिलीवर किया। 2024 और 2025 के लिए उत्पादन लक्ष्य 171 विमानों से घटाकर 21 कर दिए गए और फिर अधिकारियों द्वारा वित्तीय चुनौतियों के कारण इन्हें और भी कम कर दिया गया। 2030 तक 1000 विमानों का लक्ष्य अब चुपचाप संशोधित कर दिया गया है। नई योजनाओं के अनुसार अब लगभग 1000 घरेलू विमानों का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि प्रतिबंधों और उत्पादन संबंधी चुनौतियों के दबाव में समय सीमाएं खिसक रही हैं। इस बीच रूसी नागरिक बेड़े में 700 से अधिक विमान हैं, जिनमें मुख्य रूप से एयरबस और बोइंग मॉडल शामिल है और अब ये ग्रे मार्केट से पुर्जे मंगाने पर निर्भर हैं। यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा के अनुसार रूस 2030 तक प्रतिबंधों के चलते स्पेयर पार्ट्स की कमी से करीब 30% नागरिक विमान खो सकता है। हम पहले ही पतन की शुरुआत देख चुके हैं, जैसे दिसंबर 2025 में मॉस्को के पास A-22 हेवी लिफ्ट विमान 2 हिस्सों में टूटकर गिरा, जिसमें 7 लोग मारे गए। बताया गया कि विमान सेवा निवृत्ति तिथि के 1 साल बाद उड़ रहा था। यह शायद रूसी सेवा का आखिरी AN-22 था। आइए देखें यह सब कैसे जुड़ता है। लीक हुई मेंटेनेंस रिपोर्ट, अनुमानित नुकसान के आकलन, उत्पादन के आंकड़े, निर्यात में गिरावट, औद्योगिक कर्ज संकट, कार्यबल की कमी और नागरिक विमानन व्यवस्था का चरमराना। रूस का बेड़ा युद्ध हार रहा है, पर इसका मुख्य कारण उसका विरोधी नहीं है। यूक्रेनी पायलट भी ज्यादा मिशन लॉन्च करने में बेहतर नहीं है। इसके बजाय रूस हर विमान को उसकी सीमा से कहीं आगे तक धकेल रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि वह युद्ध को खत्म कर सके, जो कि अपने दूसरे साल के अंत तक लगभग रुक सा गया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस पतन को हमेशा नहीं छुपा सकते। हर इंजन फेल या विमान गिरने पर नुकसान बढ़ेगा और यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां इन्हें पहचानने में इतनी माहिर हैं कि इनका हिसाब रख सके। अब सिर्फ एक ही सवाल बचा है कि जब तक युद्ध खत्म होगा तब तक बेड़े में कितना हिस्सा बचा रहेगा। लेकिन रूस के बिखरने के असली कारण उसकी वायुसेना से कहीं आगे हैं। ये जानने के लिए वीडियो देखें और यूक्रेन युद्ध और वैश्विक सैन्य मामलों के गहन विश्लेषण के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें।